हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से आ जाइए, कौन कौन साथी क्लास में आ चुका है। फिर शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन सी, बहुत ही शानदार सी क्लास की। तो कल की बात करें, कल हमने एक शानदार सी क्लास की थी, है ना। विटामिन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, भोजन के बारे में पढ़ा था। फाइनली हमने भोजन पढ़ लिया था हमने पूरा, कि भाई कौन सा विटामिन किस में होता है, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, फैट से क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ी थी, है ना। तो कौन कौन आ गए हैं फटाफट से जुड़िए। सदफ, नीतू, लक्ष्मी, शोभा, प्रियंका, पूजा, अनिल, अंजलि, मोहम्मद रिजवान, रीता, मलिक और पुनीत, रुचि, मोहम्मद तौसीफ, रिंकी, साबुद्दीन और इमरान, नेहा, चंदन, निधि, फरकान, नितेश, तरुणुमा, सीता, अजय, गोविंद, मनीष, मनीषा, नाजिया, जोया, उज्जवल। गुड आफ्टरनून सभी को। विवेक, ममता, प्रीति, सुमित, माला। चलो भाई, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि बहुत ही शानदार सेशन आज का आपका होने वाला है। ठीक है, आज जो हम सेशन में जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का क्या नाम है? जल्दी से आप सभी साथी आइए, फिर शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए। चलो भाई, चलो तो शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी आ गए हैं, तो आज हम बात करेंगे डिसीज के बारे, यानी बीमारी, यानी डिसीज, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो डिसीज, हिंदी में कहते हो बीमारियां। तो देखो, बीमारियों के बारे में बात करेंगे। बीमारी क्या होती है भैया? देखो यार, सबसे, क्योंकि देखो बीमारियों को मैंने भोजन के बाद क्यों लिया, क्योंकि अगर आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, खाना पोषण वाला नहीं खाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको बीमार होना तय है। ठीक है, इसीलिए अब खाने के बाद बीमारियां कुछ होती हैं जन्मजात। जन्मजात बोले तो जिन्हें आप पेट से लेके आते हो। ठीक है, जन्मजात, जिनको आप पेट से लेकर आते हो, मतलब जन्मजात बोले तो जिनको आप पेट से लाते हो, मतलब जैसे आपके, मतलब जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही आई थी वो। ठीक है, एक होती है उपार्जित, अकर्ष। उपार्जित मतलब अकर्ष, यानी जिनको आप खुद से लेते हो, खुद पालते हो। उपार्जित, खुद अर्जित कर रहे हो। उपार्जित मतलब खुद से अर्जित करना। ठीक है, उपार्जित मतलब खुद से अर्जित करना। तो जो खुद से अर्जित करने वाली बीमारी होती है, वंशिका, ले लिया भाई आपका नाम। ठीक है, खुद से उपार्जित करने वाली जो बीमारी होती है, अब ध्यान से समझना। अरे तो कोई नहीं, मैं लिख दूंगा, लिख देता हूं ना मैं। देखो बीमारियों में एक तो होती है जन्मजात, जन्मजात लिख दिया मैंने, जन्मजात। और ये वाली होती है उपार्जित, खुद से अर्जित होने वाली। उपार्जित, उपार्जित यानी खुद से अर्जित होने वाली बीमारियां, ये बीमारियां, बीमारियां। अब दिख रहा है ना, ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा, परेशान ना हो। बीमारियां, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो। तो अगर बात करें, ध्यान से समझिए, यहां पर अगर बात करें तो ध्यान से समझो। यहां पर जो जन्मजात बीमारियां हैं, जो जन्म से मिलती हैं, वो है, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं आप उसे? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। या और दूसरा वर्णांधता। वर्णांधता होता है कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो वर्णांधता होती है, वर्णांधता में व्यक्ति हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यानी बीमारी, इस बीमारी में जिन्हें वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, इस बीमारी में व्यक्ति कलरों में अंतर नहीं कर पाता है कि भैया ये कौन सा कलर है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अशफाक भाई, देख ऐसे सबका नाम लूंगा तो देख यार, होली पढ़ाई। फिर तो तुम पढ़ने आते हो या नाम लेवाने आते हो? हैं? श्वेता, तुम्हारा नाम 4 बार ले लिया। विमल, भगत, पिंकी। चलो, कुछ तो यार नाम लेवाने। अरे एक बात बताओ, तुमने बैच लिया था नाम लेवाने के लिए बैच लिया था, पढ़ने के लिए बैच लिया था? ये बताओ पहले।
अरे क्लियर क्यों नहीं दिखेगा? मैं लिख रहा हूं तो क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखो ये तो क्लियर दिख रहा है, इसे छोड़ दो, ये जो इसे छोड़ दो, जो मैं लिख रहा हूं उसे देखो, जो लिख रहा हूं केवल उसे देखो, ठीक है? आगे देखो। अरे मेरे भैया जो दिख रहा है उस पर ध्यान मत दो, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो मैं लिख रहा हूं वो तो दिख रहा है ना, बस उसी पे ध्यान दो, बाकी छोड़ दो, ठीक है? हाँ चलो ये मैं हटा ही दे रहा हूं, किस्सा ही खत्म कर देता हूं इसका मैं। ये लो हटाओ, ये कुछ है ही नहीं, ये रहा बस, ठीक है? अब देखो इनमें से तो ये कौन सी हो गई? जन्मजात हो गई, ये बीमारी जन्मजात हुई, ठीक है? अब आप इधर आ जाओ। उपार्जित दो तरह का होता है, एक तो संक्रमक, संक्रमण जिसे बोलते हैं, संक्रमक को बोलते हैं इन्फेक्शन। संक्रमक मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। और ये नॉन इन्फेक्शन, यानी एक बीमारी वो जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है, जैसे कोरोना वायरस फैला था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जैसे आई फ्लू फैला था अभी कुछ दिन पहले, आंखों की एक बीमारी चली थी आज से, मतलब गर्मियों के समय पे, जब गर्मियां थी आज से 3-4-5 महीने पहले, तो आंखों की एक बीमारी चली थी कि नहीं चली थी? मतलब एक की आंखों को देख के दूसरे की आंखों में भी लाल हो जाती थी, है ना? चली थी ना? हाँ जी। आगे देखो, अजीत चुपचाप कमेंट मत करो फालतू के कि क्वेश्चन कब कराओगे। शनिवार के दिन क्वेश्चन होते हैं, चुपचाप रहो, सबको पता है। तुम एक दिन क्लास में आते हो, उसके बाद आके और दिखाने लगते हो, इसलिए शांति से रहो, है ना? इन्फेक्शन यानी संक्रमक। देखो संक्रमक जो होता है वो किस किस से होता है? जीवाणु, विषाणु, यानी जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, विषाणु बोले तो वायरस, प्रोटोजोआ और कवक। कितने कितने? देखो जीवाणु, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से और कवक से। किस किस से फैलता है इन्फेक्शन? संक्रमण जो फैलता है वो 4 चीजों से फैलता है। किस किस से? जीवाणु से, मैं लिख रहा हूं वरना फिर तुम रोओगे, मैं लिखे देता हूं। संक्रमण जो फैलता है वो किस किस से फैलता है भाई? देखो ये फैला है जीवाणु, विषाणु, देखो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु, विषाणु, इनसे होता क्या है? देखो जीवाणु से होता है तपेदिक। मैं देखो यहां भी तपेदिक लिख रहा है, यहां भी लिख देता हूं, जीवाणु से होता है तपेदिक। तपेदिक का जो रोग होता है वो होता है किससे? वो होता है सर जीवाणु से। विषाणु से क्या होता है? वो यानी वायरस से, पोलियो, पोलियो। अरे वायरस से कौन सा रोग होता है? पोलियो होता है वायरस से, ठीक है? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये लिखा हुआ है यहां, क्या ये लिखा हुआ है यहां? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और कवक, यहां क्या क्या लिखा हुआ है भाई? प्रोटोजोआ और कवक। ध्यान से समझना अब इन बातों को। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और ये कवक, कवक। तो भाई प्रोटोजोआ से क्या हुआ? मलेरिया फैला सर, प्रोटोजोआ से मलेरिया, ठीक है? और कवक से क्या हुआ? खुजली, खाज। कवक से फैला खुजली, खुजली या खाज। खाज, खुजली जो फैले वो किससे फैले? कवक से फैले। तो सिंपल आपसे पूछेगा क्या कि भाई कवक से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, जीवाणु या विषाणु से कौन सा रोग होता है? समझ गए बात? अरे पोलियो पोलियो ही होगा, मलेरिया इंग्लिश में क्या होगा? मलेरिया को इंग्लिश में कुछ अंग्रेज उतर के आ गए है? अरे विषाणु बोल दिया मैंने, ये विषाणु बैक्टीरिया होता है, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, विषाणु वायरस होता है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ होता है, कवक कवक होता है। भैया ये कह रहे थे कुछ कि दिख नहीं रहा, ठीक है? आगे देखो फटाफट से। उपार्जित में कौन से होते हैं? जो नॉन इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। असंक्रमण, असंक्रमण मतलब नॉन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के द्वारा नहीं होते, नॉन इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन में बात करें तो सबसे पहले होता है हार्ट अटैक। भैया देखो हार्ट अटैक मान के चलो अगर मुझे हो जाए तो तुम्हें भी थोड़ी ना हो जाएगा। अरे ऐसे फैलता थोड़ी ना हार्ट अटैक,
जैसे देखो स्कर्वी, स्कर्वी, कैंसर, ये रोग कैसे असंक्रमण वाले रोग हैं, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? ठीक, चलो अब आगे देखो फटाफट से। आगे की अब कहानी देखना, तो ये बीमारी बता दी मैंने, अब आप आगे देखो। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया डिसीज, यानी वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से, कौन से वायरस, यहां से सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है ना? आगे समझो, आगे देखो भाई, सिम्टम्स विम्टम्स सब बता दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, यहां आ रहा है, सब आ रहे हैं, एक एक करके आ जाएगा। तुम्हारा तपेदिक भी आएगा, टेंशन मत लो। तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम ये चाहते हो एक साथ सारी बात बता दूं, भाई एक साथ सारी चीज बताना पॉसिबल नहीं है। तपेदिक क्या है, कौन सा रोग होता है, अरमान भाई सब बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज है नहीं। मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं भैया पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो, तुम पेशेंस नहीं रखोगे, है ना? तो थोड़ा सा विश्वास करो टीचर पे, उसे आगे तो बढ़ने दो। तुम क्या चाहते हो, तुम एक साथ सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, भाई पॉसिबल नहीं है यार। एक कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही, नित्या लिख रही है सर आवाज नहीं आ रही, यार सब कुछ सही है। देखो अब ध्यान से सुनो, ये रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। कौन से रोग? ये रोग हैं काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, प्लेग, तपेदिक, कुष्ठ रोग या कोढ़, धनुष धनुष टंकार या टिटनेस, धनुष टंकार मतलब टिटनेस, अंत्रज्वार या टाइफाइड, डिप्थीरिया, हैजा या कालरा। अब देखो कौन कौन से, काली खांसी, वोपिंग, वोपिंग कफ, निमोनिया, फिनोमिना, प्लेग, तपेदिक हीरा। तपेदिक मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस होता है तपेदिक। ठीक है, ये सारे के सारे रोग फैलते हैं किससे? जीवाणु से। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। इनमें से जो रोग है ना प्लेग, वो चूहों के द्वारा फैलता है। देखो फैलता किसके द्वारा है? जीवाणु, जीवाणु कारण होता है, लेकिन एक दूसरे से जीवाणु एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता कैसे? चूहों के द्वारा। चूहों के द्वारा जो जीवाणु है किसका? प्लेग का, वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचता है। इस बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है, इस बीमारी को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। हैजा, हैजा जो फैलता है वो कैसे फैलता है? मक्खी के द्वारा, दूषित जल के द्वारा, दूषित जल और खाने से फैलता है। इसमें उल्टी दस्त लग जाते हैं। यानी आपने हैजा को देखा होगा, अगर आप गंदा पानी पी लो, गंदा भोजन कर लो, मक्खियों के द्वारा, इनके द्वारा हैजा फैलता है। देखो एक आ गया सर स्कर्वी क्या होता है? अरे अभी बता दूं स्कर्वी क्या होता है? भाई चुपचाप से शांति से पढ़ते रहो, सारे रोग बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। तुम्हारे देखो कुछ पूछ रहे थे तपेदिक क्या होता है, आंसर मिल गया। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल चुपचाप कमेंट्स मत करो फालतू के, क्योंकि जब तुम कमेंट करोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, तुम सिर्फ कमेंट पे ही ध्यान रहेगा। जो चीज अब समझा रहा हूं उसे समझ नहीं रहे हो, आगे की बात कर रहे हो। चलो आगे देखो, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर क्या होता है, ध्यान से समझो। आंत्र ज्वर या म्यादी बुखार, ये किससे होता है? आंत्र ज्वर जिसे आप बोलते हो म्यादी बुखार। म्यादी बुखार मतलब लंबे समय तक बुखार रहने वाला, 15-20 1 महीने, पता चला 1-2 महीने से, पिछले 1-1.5 महीने से बुखार ही आ रहा है, इसे बोलते हैं आंत्र ज्वर या म्यादी बुखार। ठीक है, आगे देखो। दूषित जल और खाने से फैलता है। विडाल परीक्षण आंत्र ज्वर से संबंधित है, यानी एक परीक्षण होता है, कौन सा? विडाल परीक्षण। ये आंत्र ज्वर का परीक्षण करने का एक टेस्ट है, एक तरह से इसे बोलते हैं विडाल टेस्ट, रिलेटेड टू टाइफाइड। आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड, आंत्र ज्वर का मतलब होता है टाइफाइड। ठीक है, आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड जो होता है, इसका जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं विडाल टेस्ट। यानी इसे चेक करने के लिए कि भैया टाइफाइड है या कुछ, उसे टेस्ट को क्या नाम है? विडाल टेस्ट। इसकी खोज एक विडाल नाम के व्यक्ति ने की, इसलिए इसको बोला जाता है विडाल टेस्ट। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसी बीमारी को टीबी कहा जाता है।
यानी जो तपेदिक होती है उसे कहा जाता है टीवी, देखने वाला टीवी नहीं। तपेदिक बीमारी में हमारे फेफड़े से फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला, इसीलिए इसे इस बीमारी को टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद इस बीमारी को दूर करने के लिए बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट गुरिन का एक टीका लगाया जाता है। यानी टीवी को दूर करने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। समझ गए आप? क्लियर? बीसीजी का टीका लगाया जाता है भैया। तपेदिक का दूसरा नाम टीबी है। समझ गए? चलो आगे देखो फटाफट से अगला प्रश्न, आगे की कहानी। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखो विषाणु, तो ये जो थे अब तक जो रोग पड़े वो जीवाणु से थे, ये विषाणु से होंगे। अब देखो कौन कौन से रोग होते हैं विषाणु से, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। विषाणु से कौन कौन से रोग हैं, लोग नहीं रोग हैं। आप सब विषाणु की तरह हो, एकदम से विषाणु की तरह हो। ठीक है, गौतम ज्यादा 3-5 करेगा ना तो ब्लॉक करा दूंगा, चुपचाप पढ़ ले। देखो अब आगे देखो फटाफट से। विषाणु जनित रोग, ये विषाणुओं से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? ये वायरस से फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं। ये विषाणु मतलब वायरस, अरे यार, वायरस से फैलते हैं, यानी विषाणु से फैलते हैं। ये रोग कौन कौन से हैं? पीलिया है, छोटी माता है, चेचक है, एड्स है, फ्लू है, खसरा है, रेबीज है, गलसुआ है, डेंगू है, पोलियो है, चिकनगुनिया है। आ गई बात समझ में? ये सारे के सारे रोग कैसे किससे फैलते हैं? विषाणु यानी ये वायरस से फैलते हैं। तो एड्स समझ में आ गया? ये बार बार पूछ रहा था, मुझे लग रहा है कि अब क्या ही कहूं तुझसे। ठीक है, ठीक है ना? तो यहां से एड्स जो होता है भैया वो होता है किससे? विषाणु यानी वायरस से फैलता है। क्लियर हुई कहानी? अब आप इसमें कुछ रोग देखो। एलिसा परीक्षण एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। ये जो एलिसा टेस्ट है ये एड्स से संबंधित है। आपसे सवाल पूछा जाएगा एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, यानी एलिसा का जो टेस्ट किया जाता है, एलिसा का जो टेस्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है? भाई एड्स से संबंधित टेस्ट है एलिसा। ठीक है, पीलिया दूषित जल से फैलता है, यानी जो पीलिया है वो दूषित जल से फैलता है। इसमें हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। देखो कभी भी हमेशा याद रखना, कोशिश ये करो कि दूसरा जो है ना, मतलब जो जल पियो वो दूषित ना पियो। ठीक है, जल जो पियो आप दूषित जल का सेवन कतई ना करें, यह बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए फटाफट से आगे की कहानी। पोलियो भी दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। पोलियो भी किससे फैलता है भाई? दूषित जल और भोजन से फैलता है। वहीं बात करें रेबीज जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से होता है। भाई रेबीज जब आप में से कई सारे लोगों को कुत्ते ने काटा होगा, है ना? कई सारे लोगों को कुत्ते ने काटा होगा। जब कुत्ते ने काटा है तो वो इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, वो 3 लगते हैं या 5 इंजेक्शन लगते हैं, है ना? जब इंजेक्शन लगते हैं तो किसके लगते हैं? एंटी रेबीज के। यानी रेबीज जो फैलता है, एक रोग होता है रेबीज, वो जानवरों जैसे कुत्ते, घोड़ा, बंदर आदि के काटने से फैलता है। आप में से किसी को लगा है ना? हाँ भाई, चिकनगुनिया का पहचान ये होता है जोड़ों में दर्द रहता है, भी आएगा, चुपचाप रहो। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। तुम मेरी समझ में ये नहीं आ रही यार, तुम पागल तो नहीं हो? मैं कितनी बार कह रहा हूं आगे आगे मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो, फिर भी नहीं, आगे का ही पूछना है, आगे का ही पूछना है। पागल वागल हो गए हो क्या? है समझ नहीं आता है? देखो अब आगे देखो फटाफट से। डेंगू और चिकनगुनिया, देखो डेंगू और चिकनगुनिया में क्या होता है? डेंगू और चिकनगुनिया में एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यह सवाल बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है। डेंगू या चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, यह पूछा गया जा चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो किससे होता है? यह होता है भाई एंडीज मच्छर के काटने से होता है। गलसुआ यानी कनपेड़े, कनपेड़े क्या होता है? आपके ये वाले ये टॉन्स जो सूज जाते हैं, इनको बोलते हैं गलसुड़ा या कनपेड़े। ये वाली चीजें सूज जाती हैं। जब ये सूज जाती हैं तो होता क्या है? कानों के नीचे सूजन आ जाती है,
भारत में चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दूर हो गई हैं। अब देखो भारत में ना तो चेचक है और ना ही पोलियो है, ये दोनों बीमारियां भारत अब पूरी तरह से एक तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। हाँ जी, घोड़ा भी काट ले अगर, अरे काटता नहीं है लेकिन अगर काट ले गलती से तो रेबीज हो जाएगा उससे, ठीक है। आगे देखो फटाफट से, पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की थी। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। आप लोगों ने भी पोलियो की दवा जरूर पी होगी, ठीक है, हमने भी पी, आपने भी पी होगी। हाँ जी, फीमेल मच्छर होता है। चलिए आगे देखिए, फीमेल मच्छर होता है एंडीज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं जिससे। आगे समझिए, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। अब देखो यहां प्रोटोजोआ से रोगों की बात करें तो इसमें ये कौन कौन से रोग हैं। पेचिस होता है यानी जिसे आप डायरिया कहते हो, मलेरिया होता है और पायरिया होता है। ये दांतों का रोग होता है पायरिया। मलेरिया आप समझ गए है ना, मलेरिया तो आप समझ गए। पायरिया होता है दांतों में लगता है, दांत पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे करके टूट जाते हैं अगर आप उनकी सफाई ना करो तो। आप में से बहुत सारे बाल कलाकार ऐसे होंगे जो सेवन करते होंगे गुटखा का, जो दांतों के लिए सबसे हानिकारक होता है। वो गुटखा खा के ऐसे, वो आता है ना, बोलो जुबा केसरी आता है ना, ऐसे कुछ जुबा केसरी वाले होंगे, दाने दाने में केसर का दम लेने वाले आप में से कुछ लोग होंगे। तो भैया वो ना सबसे नुकसान होता है ना। दांत इतने साफ रखो, इतने क्लीन रखो कि बाहर की तरफ तो क्या, अंदर की तरफ भी गंदगी ना हो। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन नींबू और नमक लेके और लगा कर दांतों को अंदर से रगड़ो। हफ्ते में एक दिन तो जरूर करो। आप ब्रश करते हो अच्छी बात है, लेकिन ब्रश आप ऐसे किया, बहुत से तो बस ब्रश लिया, एक दो बस हो गया, ब्रश हो गया काम, ऐसे कर देते होगे आप, है ना। नहीं, अच्छे से ब्रश करिए और हो सके तो शाम के टाइम भी ब्रश करके सोइए। उससे फायदा यह होगा कि पूरे दिन जो आपने खाया, जो गंदगी मुंह में थी वो नहीं रहेगी, दांतों में सड़न पैदा नहीं होगी। अगर आप कर सकते हो, अगर इतना नहीं कर सकते, शाम के टाइम ब्रश नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, वीक में एटलीस्ट एक दिन, संडे के दिन नींबू और नमक, नींबू को आधा काट के नमक लगा के और दांतों में अंदर की तरफ अच्छे से उन्हें रगड़िए, बाहर से अंदर से दोनों तरफ से रगड़िए, जिससे आपके दांतों में जो अंदर गंदगी जमती है वो साफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जेंडर बेसिस बिल्कुल सही है। मैं जेंडर हाँ, छोटी माता क्या होती है बताता हूं। माता होती है, आप में से निकली हो या आप में से कई सारे लोगों के निकली भी होगी माता। दो तरह की होती है, एक छोटी होती है जिसे खसरा बोल देते हैं, है ना, छोटी माता। एक बड़ी होती है, मोटी मोटे ऐसे दाने दाने पूरी बॉडी पे निकलते हैं, और एक में छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर निकलते हैं, होती है एक छोटी माता एक बड़ी माता, ठीक है। जो अब नहीं है, उसके टीके लगते थे, अब नहीं है वो, ठीक है। बता रहा हूं, देखो फिर तुम पूछ रहे हो कि डायरिया, अरे सब बता रहा हूं, आगे धीरे धीरे चल रहा हूं, ठीक है। अब आप आगे देखो, पेचिस मक्खियों द्वारा फैलता है, इसमें पतले दस्त होते हैं और उसके साथ खून आता है। यानी पेचिस में क्या होता है, ये पेचिस जो होता है ये मक्खियों के द्वारा फैलता है, और इसमें आप जो जैसे ही खाते हो आप फिर बात जो है अपने वॉशरूम की तरफ भागते हो, ठीक है। पतले दस्त के साथ इसमें खून भी आता है, ये पेचिस होते हैं। पायरिया दांतों की बीमारी है, मैंने बताया ना दांतों की बीमारी होती है पायरा, ठीक है। क्लियर होगी कहानी। अरे हाथ से ही नींबू नमक लेके हाथ से ही रगड़ लेना ऐसे, और कोशिश किया करो कि हफ्ते में, अगर आप गांव से हो, देखो अगर आप गांव में रहते हो तो भाई नीम की दातुन किया करो। अगर आप ब्रश फिर भी करना है तो नीम की टहनी लेके उसे काट के और नीम से किया करो, तो सबसे बेस्ट है। और भैया अगर देखो शहर में रहते हो तो कोशिश किया करो कि हफ्ते में एक आध बार नीम वाली दातुन मिल जाए तो अच्छी बात है। हम तो भैया अपन तो जब भी गांव जाते हैं तो नीम वाली दातुन तोड़ते हो, तब दांत बढ़िया से साफ करते हैं, उसमें नमक वमक रख के नींबू लगा के बढ़िया से। अरे तुम बात ऐसी करते हो ना बिना सिर पैर वाली, गुस्सा तब आता है जब तुम्हारे क्वेश्चन वैलिड हो, तो समझ आता है भाई, आंसर देने में भी मजा आएगा। एक तो तुम आगे की बात पूछते हो, इस बात में सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस पीढ़ी दर पीढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे देखो, मलेरिया की बात करें तो देखो, मलेरिया होता है मादा मच्छर से। यहां देखो डेंगू चिकनगुनिया, यहां देखो दो चीजें थी। डेंगू एक बताया था मैंने, डेंगू और चिकनगुनिया एंडीज मच्छर से होता है, ये मादा नहीं होता।
और एक मैंने बताया आपको ये मलेरिया मादा एनोफिलीज। मलेरिया जो होता है, डेंगू चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है? दोनों में अंतर है। ये होता है कौन सा मच्छर? देखो ये होता है आपका एंडीज मच्छर, एडीज मच्छर। और ये वाला किससे होता है? ये वाला होता है मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ये मादा होता है, मलेरिया होता है मादा मच्छर से। ठीक है भाई, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इसका प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फाल्पीपेरम है। इसका प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है उसका, वो प्लाज्मोडियम और फाल्सीपेरम है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। आपको आया होगा, आपने 2-3 कंबल ऐसे डाल रहे होंगे, फिर भी अंदर अंदर ऐसे करोगे, ऐसे करते हो ना, वही होता है कौन सा? मलेरिया। बहुत ठंड लगती है इसमें, है ना, ऐसे दांत बजते हैं आप, ऐसे बजते हैं, है ना। भैया डॉक्टर के जाओ, उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, अच्छे से साफ करो, डॉक्टर के जाओ, बढ़िया बता देगा। ठीक है, हाँ। तो मतलब जब आप ऐसे करते हो ना, करते हो ना, ऐसा वाला फीवर आता है एकदम से, समझ लो 2-3 कंबल ओढ़े हुए हैं, फिर भी ऐसे धूप में बैठ के ऐसे कर रहे हो, तो समझ लो कौन सा है? मलेरिया है। मादा मच्छर ने काट लिया है। कौन सी है? एनोफ्लीज मच्छर। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखो फटाफट से, आगे देखो फटाफट से। अच्छा, इसकी दवाई, ये बहुत पूछा जाता है, कोनेन, ये बहुत पूछा जाता है, और सिनकोना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी मलेरिया की जो दवाई है वो कोनेन और सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। यानी कोनेन और सिनकोना 2 पेड़ हैं, इनकी छाल को लेते हैं, इनकी छाल को लेते हैं और छाल को पानी में डाल के उसे उबाल के और पानी को पी जाओ, उससे ठीक हो जाता है। इनकी छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है। पायरिया होता है भाई, दांतों में लगता है, अभी वो तक देखो पायरिया पे ही है ना, दांतों इसकी दवाई बनाई जाती है सिनकोना और कोनेन के पेड़ की छाल से। मच्छरों को दूर करने के लिए तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। रोनाल्ड रॉस ने यह खोजा था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, यह रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, यह बात रोनाल्ड रॉस ने बताई जाती थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डाला जाता है। मच्छर का जो प्रजनन होता है उसे रोकने के लिए पानी में क्या डालते हैं हम? पानी में तेल डाल देते हैं, तेल उसकी सतह पर तैरने लगता है। क्लियर? आगे देखिए, फफूंद या कवक जनित रोग यानी फंगल डिसीज कौन सी होती है? यानी फफूंद से होने वाले रोग ये होते हैं जो स्किन प्रॉब्लम वाले रोग होते हैं ना, स्किन वाले, जिनमें हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो, जैसे खाज, दाद, खुजली, ये सारे के सारे फंजाई, ये सारे के सारे फंगल या फफूंद। आप जैसे आपको एलर्जी हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या बोलता है? फंगल इन्फेक्शन है। क्या बोलता है? फंगल इन्फेक्शन है। तो ये जो सारे के सारे जो रोग है ना, वो किससे होते हैं? ये फंगल से होते हैं। देखिए अब ये रोग दाद, खाज, अस्थमा सांस की एक बीमारी है। अस्थमा क्या है भाई? सांस की एक बीमारी है, जिसे आप इंग्लिश में भी अस्थमा और हिंदी में भी। अब देखो ध्यान से सुनो, अब कुछ और रोग, मच्छरों से फैलने वाले रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, जिसे बोलते हैं दिमागी बुखार। ठीक है, आगे देखो, मक्खियों से फैलने वाले रोग, हैजा, पेचिस और डायरिया। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग, पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर और हैजा। ठीक है, ये अलग अलग मैंने आपको ये अलग अलग भी क्लासिफिकेशन करा दिए। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा कोरोनिन का ट्री। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। अब आप देखो अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज, ये क्या होती है? अभावजन्य रोग, ये जो रोग होते हैं ना भाई, ये रोग होते हैं भोजन की कमी के कारण। अभावजन्य जो रोग होते हैं ये भोजन की कमी के कारण होते हैं। अभावजन्य मतलब अभाव मतलब जो जिनकी कमी हो, एफिशिएंसी हो। ठीक है, यानी वो उनकी पूर्ति ना हो। ठीक है, ऐसे रोग क्या होते हैं? ऐसे रोगों को होते हैं अभावजन्य रोग। ये रोग भोजन की कमी के कारण होते हैं। ये किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। जैसे कई बार आपकी स्किन खराब होने लगती है, यानी आप जैसे मान के चलिए
आप क्या करते हो, जैसे धूप में नहीं जाते है ना, धूप में नहीं जाते, छांव में रहते हो, आप ऑफिस में रहते हो, सुबह को ऑफिस आ जाते हो, छांव में बैठते हो, एसी में बैठते हो, फिर शाम को घर में पहुंचते हो, फिर धूप रहती नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ऐसी लसी सी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और बेकार रूखी रूखी सी हो जाती है ना। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब आपको विटामिन डी की कमी है। किसकी कमी है? आपको विटामिन डी की कमी है, यानी आपने विटामिन डी तो लिया ही नहीं, तो विटामिन डी लीजिए। यानी इस तरह के जो रोग हुए वो अभावजन्य हुए आपके अंदर। मान के चलिए आपने बढ़िया सा खाना नहीं खाया, आपने गुड़ चने नहीं खाए, आपने रोटियां नहीं खाई, आप दूध नहीं पीते, आप अंडे नहीं खाते, तो मान के चलिए आपको हो गया हड्डियों में दर्द शुरू, हड्डियां दर्द करने लगी। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला महाशय आपके जोड़ों में दर्द इसलिए है आपको कैल्शियम की कमी है। समझ गए बात को? कभी आयरन की कमी होती है ना। क्लियर हो गई कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी पोषक तत्व या खनिज की कमी से होते हैं। अगर हम इन अभावजन्य रोगों से दूर रहना है तो हमें हमेशा संतुलित आहार का सेवन करना होगा, यानी ऐसा भोजन करना होगा जिसमें सारे मिनरल्स और विटामिन प्रोटीन सब कुछ हो। ठीक है? हाँ जी, वाइट टीथ हो जाएंगे मेरे जैसे, ठीक है, एकदम सफेद। वो आता है ना एनफिडेंस, वो आता है ना, एक ऐड आता है, सफेद दांत ताजा सांस, क्लोजअप कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फिडेंस। आगे अब देखो, प्रोटीन और ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से बच्चों में स्वासियोरकर, ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वासियोरकर, यानी अगर किसी बच्चे को प्रोटीन और ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए और फैट की कमी हो जाए तो बच्चों में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं स्वासियोरकर। और बड़ों में जो ये होता है, और दूसरा होता है मरासमस। ये दो रोग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो स्वासियोरकर और मरासमस, ये दो रोग होते हैं। इन रोगों में बच्चों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। अब देखो, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बालक देखे होंगे, दो बच्चे हैं जो साथ साथ पैदा हुए, उनमें से एक बच्चा काफी हष्ट पुष्ट और हेल्थी और लंबा तगड़ा हो जाता है, और एक बच्चा छोटा रहता है और बहुत ऐसे रहता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे हाथ पैर ऐसे हाथ पैर रहते हैं और बिल्कुल ऐसे रहता है। कारण यह होता है कि जो ऐसे बच्चा है उसको प्रॉपर मात्रा में विटामिन प्रोटीन यानी संतुलित भोजन नहीं मिलता है, जिससे उसे दो रोगों का शिकार हुआ है, स्वासियोरकर और मरासमस। इसमें बच्चे का वृद्धि और विकास रुक जाता है, उसका मेंटली डेवलपमेंट भी और फिजिकली डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाते हैं इन रोगों में। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई कहानी? चलिए अब आगे बढ़े। चलिए अब आगे की कहानी देखिए फटाफट से। आगे की बात करें, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा, अगर हम भैया केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट खाते हैं तो हमें मोटापे की बीमारी हो सकती है। अब अगर आप सोचो कि भाई केवल एक काम करो, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाओ, इसी से ताकत आएगी, एकदम सनी देओल जैसी ताकत आ जाएगी, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भैया ऐसा पॉसिबल, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा खाते रहेंगे तो भाई मोटापा आ जाएगा, एकदम ऐसे तोंदू हो जाओगे, लाला जी है ना, लाला जी की तरह हो जाओगे। समझ गए? आगे देखो फटाफट से। प्रोटीन की कमी से त्वचा रोग हो सकता है, त्वचा यानी स्किन का रोग हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से। पेचिस भी हो सकती है, बालों का रंग भी उड़ सकता है, यानी बाल सफेद हो सकते हैं, और चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो भैया आपको त्वचा का रोग हो सकता है, जैसे एलर्जी वगैरह हो सकता है, कुछ भी पेचिस हो सकते हैं, बालों का रंग सफेद पड़ सकता है, चेहरे में सूजन आ सकती है, आपका फेस जो सूज सकता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों का फेस जो एकदम सूज जाता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे देखो, ज्यादातर अभावजन्य रोग विटामिन की कमी से होते हैं। ज्यादातर जो भाई अभावजन्य रोग होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, आगे समझो। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और के, 6 विटामिन होते हैं। ध्यान से समझना। अब विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं, यानी विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल घुलित विटामिन कहा जाता है। बाकी की विटामिन की बात करें तो बाकी विटामिन कौन सा बचा भाई? बाकी विटामिन जो बचे वो विटामिन ए
तो देखो बी और सी पानी में घुले, बचा कौन सा? बचे सर विटामिन, बचा विटामिन ए बचा, विटामिन बी सी घुल गए पानी में, विटामिन डी बचा, विटामिन ई बचा और विटामिन के बचा। ये चारों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील। ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, यानी ये फैट में जाके घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते, घुलनशील। ठीक है भाई, ये किस में घुलनशील होते हैं? ये फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में, फैट में। फैट में जाने पर घुलेंगे ये कौन सा? ए डी ई के। और बी और सी किस में घुलते हैं? बी और सी पानी में घुलते हैं। जैसे विटामिन सी होता है नींबू में, अब नींबू को आप पानी में डाल दो, फटाक से घुल जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखिए। अब देखो विटामिन ए बी सी डी ई के, इन विटामिन जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। जल में अघुलनशील यानी फैट सॉल्युबल कौन से? ए डी ई के। ये हैं सारे के सारे फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील। ठीक है, ये जल में घुलनशील। जल्दी बताओ। हाँ जी, पिंपल भी आ सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है, खाना पीना है बस। चलो आगे देखो फटाफट से, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये रहे कुछ, ये देखो ये टेबल ना, हो सकता है ये मैं कल दोबारा से कराऊंगा। ठीक है, यानी कुछ विटामिन है तो विटामिन मैं आपको अलग से कराऊंगा। संभवतः ये शायद आपको अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा हो तो कल की क्लास में मैं आपको विटामिन जो है ना, विटामिन पूरे के पूरे विटामिन अलग से कराऊंगा। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। मैं आपको ये विटामिन के बारे में कि विटामिन ए, इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। इसके लक्षण क्या है? कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। स्रोत क्या है इसके विटामिन ए के? दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्ती, सब्जियां, ये सारे के सारे इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको कल अलग से लिखवा दूंगा। समझ गए बात को? ये पूरी टेबल मैं आपको कल अलग से बनवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखो। आगे देखो फटाफट से, नोट विटामिन डी और के। यार विटामिन को ना अलग से कराएंगे, एक सेकंड रुक जाओ। चलो इन विटामिन बनवाना रह जाएगा, ये कल करा देंगे। ठीक है, यहां कर लो। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी और विटामिन के अपने आप बनाती है। कैसे बनाती है? सर धूप से तो विटामिन डी बनती है ना। विटामिन डी और विटामिन के को हमारी बॉडी अपने आप ही बना लेती है। दिख रहा है तो चलो, देखो दिख रहा है यार, वैसे इतना दिख रहा है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं इसको, जूम हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिएगा। देखो बस, ठीक है, अब दिखेगा आपको संभवतः। देखो यहां देखो, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कम उजाले में दिखाई नहीं देता। दूसरा देखिए फटाफट से, अब इसमें कम रोशनी में दिखाई नहीं होता। विटामिन ए कहां से आए? दूध, अंडा, मछली, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन बी1 से बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? थकावट हो जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाना। बेरी बेरी जो रोग होता है उसमें थकावट जल्दी होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। यकृत ये किससे, मतलब स्रोत क्या है इसका? संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश हुई दालें। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। पकाने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन ऐसा है जो पकाने से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है ना वो पकाने से नष्ट हो जाता है, यानी अगर आप इसे पकाने लग जाओ तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में खून आता है। स्कर्वी जो रोग होता है इसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, घाव भरने में समय लगता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है,
इसके मतलब विटामिन सी के स्रोत क्या है? खट्टे रसीले फल, संतरा, नींबू, मौसमी, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी, इससे होता है रिकेट्स बच्चों में, और ऑस्टोमेलेसिया होता है बड़ों में। रिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में होता है रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से। इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, होकर मुड़ जाती हैं, और हड्डियों की कमजोरी होती है किससे? विटामिन डी की कमी से। यह किससे होता है? सूरज की रोशनी से, मछली के तेल से, और दूध अंडा में पाया जाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की प्राप्ति किससे होती है? सूरज की रोशनी से, मछली के तेल से, और दूध और अंडा से। ठीक है, आगे देखो। विटामिन के की बात करें, रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो हमारे कहीं चोट लग गई तो उस पर जो रक्त का बंद हो जाता है ना, अगर विटामिन के की कमी है ना, तो रक्त निकलना बंद नहीं रहेगा, रक्त लगातार निकलता रहेगा। और अगर रक्त का जो थक्का जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। ठीक है, अच्छा। कटने के बाद खून जल्दी से रुक जाता है, इसमें लक्षण क्या है? और अंकुरित अनाज, ये किससे होता है? अंकुरित अनाज, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, इनसे होता है, इनमें ये पाया जाता है। और ये मैं आपको कल लिखवा दूंगा टेबल। ठीक है, अरे भैया अगर सही नहीं दिख रहा है टेबल, मैं आपको कल बनवा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, आगे देखो। विटामिन ई प्रजनन क्षमता बढ़ाए रखने और विटामिन ई और सी कोशिका सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन ई को कहा जाता है सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को एक नाम दिया जाता है सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन, विटामिन सुंदरता का विटामिन है विटामिन ई। ठीक है, इसे कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। इससे खाने से अगर आप विटामिन ई का सेवन करते हो तो आपकी स्किन गोरी हो जाएगी। विटामिन ई कैप्सूल डेली खाइए, आपकी स्किन प्रॉपर निखार आने लगेगा। ठीक है, आगे समझिए, आगे देखो। और इसे प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है विटामिन ई को। यानी विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो आपकी प्रजनन क्षमता भी कम होती है। यानी अगर विटामिन ई की कमी आ गई ना तो नपुंसकता आने लगती है। कौन सी? नपुंसकता, है ना। आगे देखिए फटाफट से। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु होता है जो कैंसर के इलाज में काम करता है। कोबाल्ट 60 किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। किसमें? कैंसर के इलाज में होता है, कैंसर के इलाज में होता है, इलाज में होता है। ठीक है भाई, किस इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में होता है। आगे देखिए फटाफट से। अच्छा, अभावजन्य रोग खनिजों की कमी से भी होते हैं। ये खनिज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, परंतु खनिज अच्छे स्वास्थ्य एवं उचित विकास के लिए आवश्यक है। कुछ प्रमुख खनिज, यानी वो खनिज जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी में होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए समझिए। देखो, सबसे पहले आयरन, हमारी बॉडी में लोहा होना चाहिए। अगर आप एक इंसान में लोहे की बात करें तो एक इंसान में इतना लोहा होता है, एक इंसान की बॉडी में, कि आप उसे एक इंच चौड़ी, 1 इंच मोटी लोहे की एक कील बना सकते हो, इतना लोहा होता है। लोहे की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। अगर हमारी बॉडी में लोहे की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी को बोलते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग, ये एक रोग होता है एनीमिया रोग। तो आपसे पूछा जाएगा एनीमिया रोग किसके कारण होता है? अरे तो खाने आते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के, हरे हरे रंग के आते हैं विटामिन ई के कैप्सूल। उनको चेहरे पे भी आप लगा सकते हो, रात को चेहरे पे लगा के सो जाओ और डेली एक कैप्सूल खा लो और रात को एक चेहरे पे लगा लो। 2 कैप्सूल का खर्चा है, 1 महीने में आपकी स्किन अलग से अलग दिखेगी। यानी पहले आप एक काम करना, आज एक सेल्फी लेना, ओरिजिनल कैमरा, फिल्टर मत लगाना, ओरिजिनल बिल्कुल सेल्फी लेना, फिर 1 महीने तक डेली रात को सोने से पहले 1 कैप्सूल खाना विटामिन ई का, और 1 कैप्सूल तोड़ के और मुंह पे लगाना। वो लिक्विड होता है, उसमें ऑयली ऑयली होता है, ऑयल जैसा होता है, मुंह पे लगा लेना। 1 महीने बाद फिर दूसरी सेल्फी लेना और अंतर देखना कि कितना गोरापन आया। ठीक है, आगे आ जाओ फटाफट से। तो यहां क्या होता है? एनीमिया। आपसे पूछा जाएगा एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। अब आगे की कहानी की बात करें, हमारे शरीर में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, 12 से 15 ग्राम होनी
चाहिए, 12 से 15 होना चाहिए हमारा हीमोग्लोबिन। अब देखो अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो क्या करें? अगर हीमोग्लोबिन कई बार बढ़ जाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन 15 से ऊपर जा रहा है, आपका 18 हो रहा है, 20 हो रहा है, तो आपको एक काम करना है, आपको चुपचाप जाना है और अपना रक्त डोनेट कर देना है। अगर आप रक्तदान करते हो तो आपका हीमोग्लोबिन सही रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अरे वो B12 होता है, हाँ जी, बाल में भी लगाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी कहानी? चलिए अब आगे देखिए फटाफट से। एनीमिया, एनीमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में बहुत होता है आयरन, आंवला में, गुड़ में, और जो चने आते हैं ना, चने में, गुड़, चना, ये फल और सब्जी को कटने के बाद काले पड़ने लगते हैं। सेब, केला, आलू खाना, यानी अगर आप फल, कुछ और सब्जी ऐसी हैं, फल, केला, सेब, आलू खाने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई कहानी? आगे देखिए फटाफट से, आगे देखो। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, घेंगा रोग इंपॉर्टेंट है। घेंगा रोग, गला फूल जाता है, इसमें गला ऐसे फूल जाता है, यहां से ये गला फूल जाता है, इसे बोलते हैं घेंगा रोग, हो जाता है। आयोडीन हमें मुख्य रूप से समुद्री जीव जंतुओं में मिलता है। आजकल आयोडीन नमक के साथ मिला हुआ आता है, यानी आयोडीन की जो आपकी कमी होती है वो नमक में रहता है। आयोडीन जो नमक होता है ना, उसमें आयोडीन मिलके आता है और उसी को आप सेवन करते हो तो आयोडीन कमी आपकी दूर हो जाती है। ठीक है, 7 है हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है भाई, 12 से 15 रहना चाहिए। आगे देखो, कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। हमें कैल्शियम दूध, अंडा, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियों आदि से मिलता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फास्फोरस, फास्फोरस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। यह भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है, यानी हमारी हड्डी और दांतों के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। जैसे कैल्शियम हड्डी दांतों के लिए जरूरी है, वैसे ही फास्फोरस भी जरूरी है कैल्शियम और हड्डी और दांतों के लिए। चलिए आगे देखो फटाफट से। यह हमें कहां से मिलता है फास्फोरस? दूध, केला, हरी मिर्च आदि से मिलता है। हमें भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भोजन से विटामिन और खनिज नष्ट ना हो, हमारा भोजन संतुलित रहे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट महिलाओं के लिए है। ये वाला जो लाइन है ये महिलाओं के लिए अब इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं, आपके दैनिक जीवन के उद्देश्य से। यानी पढ़ाई के उद्देश्य से तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, महिला भी और पुरुष भी, लेकिन अगर बात करें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए तो भैया महिलाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जो ईवीएस है ना, वो आपको पढ़ने के लिए तो भाई पेपर में आएगा, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में हमें ईवीएस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखिए, तो हमें भोजन कैसे, जब खाना बनाए तो क्या करना चाहिए? सब्जियां काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए। आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी, पहले आलू को काटा, और आलू को काटा, लौकी को काटा, कासी फल को काटा, सबको, सब्जी को काटा और फिर उसे पानी में धो दिया, और धो के ऐसे 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 धो के अच्छे से साफ बढ़िया से धो के निकाला, और कुकर में, पतीले में, जिसमें भी डालना है, कढ़ाई में डाल दिया और उसे बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? यानी हाँ, बता तो रहा हूं, मेल्स के लिए भी जरूरी है भैया, जो खाना बनाते हैं ना भाई, फीमेल ज्यादा बनाती है, मेल्स तो फिर भी कम खाना बनाते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां बात करें तो सब्जियों को काटने के बाद कतई भी नहीं धोना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके अंदर के पोषक तत्व सब निकल जाते हैं, फिर वो सब्जियों में जो विटामिन, प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं होता है। आ गई बात समझ में? इसलिए होता है कि देखो, सब्जियां हमने काटी और धो दी, तो जब धो दी हमने सब्जी, तो सब्जी के अंदर जो विटामिन, प्रोटीन है ना, वो तो पानी में ही रह गया, वो तो रहा ही नहीं उसमें कुछ। समझ गए ना? पहले सब्जियां धोनी चाहिए, बाद में काटनी चाहिए। पहले सब्जियां धोनी चाहिए, बाद में काटनी चाहिए। आ गई बात समझ में? जिससे सब्जियों के अंदर जो विटामिन, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो
अलग ना हो। आ गई बात समझ में? आगे देखो, बल्कि उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए ताकि जल में घुलनशील पोषक तत्व व्यर्थ ना जाएं। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? तो आज से क्या करना है, जब भी सब्जी बनाओ तो पहले सब्जी को धोना, उसके बाद काटना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दाल चावल को ज्यादा नहीं धोना चाहिए। बहुत सारी आप में से महिलाएं ऐसी होंगी जो दाल चावल को तो ऐसे रगड़ रगड़ के है ना, रगड़ रगड़ के ऐसे नहीं, हल्का सा दाल चावल को हल्का सा धो और उसके बाद बनाओ उन्हें। ठीक है, दाल चावल को ज्यादा नहीं धोना चाहिए। खाने को ज्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला गैस पे रख के चले गए और खाना पक रहा है और जाके आप किसी से बतिया रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चले आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, खाना बन ही रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना चाहिए। सदैव खाना ढककर पकाना चाहिए। खाने को कभी भी खुले में पकाना नहीं चाहिए, ढक के पकाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, खाना पकाते समय उसमें ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। खाना पकाने समय उसमें ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, समझ गए आप? चलिए आगे देखो, आगे देखो, आगे की कहानी की बात करें तो आगे है कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार। कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार, जैसे रोग की बात करें तो देखो, जैसे रोग है भैया दांतों का दर्द, तो दांतों में दर्द हो तो हींग का चूर्ण या लौंग का तेल, या तो आप हींग का चूर्ण ले लो या लौंग का तेल डाल दो दांत के ऊपर। ठीक है, या लौंग का तेल डाल दो तो आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द, उसके लिए हींग ले लो और अजवाइन ले लो। आम बुखार यानी नॉर्मल जो फीवर होता है, उसे मेथी की चाय पी लो। भाई साहब मेथी लो और उसकी चाय बना के पी लो। ठीक है, जैसे चीनी पत्ती डालते हो ना, वैसे मेथी डाल देना, ऐसे चाय बना के कर लेना। ठीक है, आगे देखो, घाव, अगर आपको घाव हो कहीं लग जाए तो हल्दी का लेप लगा लो उस पे। मोच आ जाए तो हल्दी और चने का लेप लगा लो उस पे, तो आपकी मोच ठीक हो जाएगी। है ना, बैंगन का भरता बांध लो, मोच में बैंगन का भरता, हल्दी, लेप, ये सारी चीजें लगा लो। हल्दी वाला दूध पी लो। भाई अगर कहीं चोट लगी है कहीं तो हल्दी का दूध पीते हैं, है ना। आगे देखो फटाफट से। और नॉर्मली अगर आप नॉर्मली भी है ना, तो ऐसी सर्दियों में तो वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन शाम को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। मेरा मानना तो यह है भैया, अगर आप हल्दी वाला दूध शाम को डेली पीते हो तो आपके बीमार होने के चांसेस 50% तक कम हो जाएंगे। ऐसी सर्दियों में आपको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दियां चल रही हैं तो कई बार होता है भाई ठंड लग गई, बीमार पड़ गए, तो अगर आप हल्दी वाला दूध शाम को वीक में 2 से 3 दिन, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इससे ऐसा नहीं डेली पियोगे, सर ने कहा डेली पिएंगे, भाई अति हर चीज की बुरी होती है, तो अति नहीं करना। हींग क्या है सर? अरमान भाई हींग नहीं, हींग का नहीं पता कभी? अरे बहुत अच्छी खुशबू आती है, सब्जी में डाल के खाते, खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत सहायता करती है हींग, है ना। तो अगर आप यहां देखो ध्यान से, तो हमें क्या करना है भैया, हमें जो है हल्दी का दूध वीक में 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2 दिन पियो, है ना। मतलब आज पी लिया तो 2 से 3 दिन बाद पीना है फिर, यानी शाम को 1 गिलास दूध लिया, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाला, घोला और पी गए, मस्त। तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आज बना के देखना, ठीक है ना। चलो आगे देखो फटाफट से। आंखों की सूजन, धनिए के बीज से आप आंखों की सूजन को ठीक कर सकते हो। आंखों में जलन, खीरा, चाय पत्ती की पट्टी। आंखों में अगर जलन हो रही है तो खीरा लीजिए, खीरे के गोल गोल काटिए और आंखों पे ऐसे रख लीजिए और आराम से लेट जाइए, आपकी आंखों की जलन शांत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। गला खराब है तो भाई साहब अदरक और गुड़ खाइए ना, अदरक वाली चाय पीजिए। हाँ भाई, जब गला खराब होता है तो आपकी मम्मी जी क्या बोलती हैं, अदरक की चाय बना के लाती हूं, उसमें अदरक के साथ साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, पीपल, ये सब भी डाल लाओ, बढ़िया से मजा आ जाता है, एक बार में ही गला खुल जाता है ना। आगे देखो, बदहजमी है तो भैया सौंफ लेते हैं ना। अरे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जब कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो और खाना खा के बोलते हो भैया बिल लिया, तो जब वेटर बिल लाता है तो बिल के साथ मिश्री और सौंफ भी लाता है। तो सौंफ क्यों लाता है? कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, आपको बदहजमी ना हो, यानी आपको इनडाइजेशन की समस्या ना हो। ठीक है, आगे देखिए फटाफट से। कचरा, अब देखो कचरा जो होता है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है किसमें? हमारी पानी को प्रदूषित करने में,
हमारे पानी को प्रदूषित करने में, हमारे खाने को प्रदूषित करने में, हमारी हवा को प्रदूषित करने में कचरा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कचरा किस रूप में हो सकता है? एक तो होता है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण कौन सा होता है? जो मतलब गल जाए, जैसे कागज है, आपने जमीन पर फेंक दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद अपने आप गल जाएगा, लकड़ी है, कागज है। लेकिन अनिम्नीकरण मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो गलता सड़ता नहीं है। जैसे प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, एक बार डाल दी तो बहुत हजारों साल लग जाएंगे गलने में और सड़ने में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? फल सब्जी के छिलके, कागज पत्तियां, है ना, इधर अंडे के छिलके, ये सब क्या होते हैं? इन सब की बात करूं तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे देखो, ये इतने वाले, ये 2 टेबल होनी चाहिए थी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इधर वाले क्या है? जैव निम्नीकरण। एक है जैव अनिम्नीकरण, जैसे पॉलिथीन की थैलियां, कांच के टुकड़े, ये गलते थोड़ी ना, प्लास्टिक ये गलते थोड़ी नहीं है, ये ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे। तो ये सब क्या है? कचरा है। आगे देखिए, अब आता है एक कदम स्वच्छता की ओर। भैया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो सबसे पहले 2014 में मोदी जी ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, पहले स्वच्छ भारत करो, पहले भारत को स्वच्छ बनाओ, और बस तभी स्टार्ट कर लिए स्वच्छ भारत मिशन। ऐसे गांधी जी वाले चश्मे का ऐसा साइन लगाया और गांधी जयंती के 2 अक्टूबर 2014 को ही मोदी जी ने शुरुआत कर दी स्वच्छ भारत मिशन की। तो स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत कर दी। और भैया किस लिए? कि भाई देखो यार, बाकी चीजें बाद में, पहले भारत को स्वच्छ बनाना होगा। बस उसी के चलते सारी चीजें हुई। स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना था। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस अभियान का नारा है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। क्या नारा है इसका? कि भैया सुनो, ना तो गंदगी करेंगे ना करने देंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहले 100% खुले में शौचालय मुक्त। पहले 3 साल में 100% खुले में शौच मुक्त राज्य हैं। अच्छा सॉरी, पहले 100% ऐसे राज्य जहां खुले में कोई शौच नहीं करता। कौन कौन से हैं? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरला। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां खुले में कोई शौच नहीं करता और 100% कोई शौच नहीं करता है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई, क्लियर हुई कहानी यहां तक? जल्दी से बताओ, क्लियर? आगे देखो, नोट विटामिन के ये तो मैंने बता दिया था, ये तो मैं बता चुका हूं, ये तो दोबारा टाइप हो गया है। यहां तक देखो, ये बताओ बात समझ आ गई? चलो फिर भाई, वोट क्यों देते हो? है भाई, जब मोदी जी गंदा कर रहे हैं तो वोट तो तुम ही लोग देते हो। अरे मोदी जी क्या अपने आप अपनी वोट डाल लेते हैं? वोट तो तुम ही देते हो मोदी जी को, है भैया। मोदी जी को बनाते भी तो तुम ही हो, अमरजीत कुमार। बताओ, मोदी जी को तुम ही तो बनाते हो भाई। देखो, बिना कमेंट करे पढ़ोगे तो समझ आएगा। अब तुम्हारा ध्यान कमेंट पे रहेगा तो यार देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।